हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम हारून शर्मा और आप सभी कारून कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एडजस्टमेंट नंबर 13 करवाऊंगा। ठीक है, देखिए, मैनेजर्स कमीशन और भी एडजस्टमेंट करवाऊंगा साथ में। मैनेजर्स कमीशन, समटाइम्स अ मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑन प्रॉफिट्स डिपेंडिंग अपॉन हिज जॉब प्रोफाइल, ठीक है, एंड टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट। तो जो भी उसका जॉब प्रोफाइल होता है या जो भी हमारा एग्रीमेंट बना है उसके साथ, उसके अकॉर्डिंग उसको कमीशन अलाउ की जाती है प्रॉफिट पे। सच कमीशन इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का एक परसेंटेज होता है ये, आइदर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। तो दो तरीके से ये कैलकुलेट की जाती है। तो उसके उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, देखिए। कमीशन अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ऐसा लिखा गया है कमीशन अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, है ना। तो ये पहली कंडीशन है जहां पे लिखा होगा कमीशन अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दूसरा, कमीशन अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, भाई कमीशन जो है वो लगाई गई है, सॉरी, कमीशन जो दी गई है ना। पर यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है आफ्टर वर्ड, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन अलाउ की गई है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट जो होगा बिफोर चार्जिंग, जो भी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जैसे हमारे पास 18,000 यहाँ पे आया है, तो रेट जो भी होगा हमारा, है ना, रेट अपॉन 100 प्लस रेट हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लाई बाय रेट है 10% अपॉन 100 प्लस 10। ओके, तो इस तरीके से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और बिफोर चार्जिंग के लिए क्या होता है, जैसे 18,000 की कमीशन है तो रेट अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा फर्क है सिर्फ। ओके, जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड टू प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन आर एज फॉलोज। मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल और आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। मैनेजर्स कमीशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कमीशन पेबल या आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, ये कमीशन पेबल टू मैनेजर प्रोवाइडेड। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और मैनेजर्स कमीशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग द कमीशन पेबल टू द मैनेजर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। ये एंट्रीज बहुत जरूरी है ना, पेपर में पूछ ली जाती है। द मैनेजर्स कमीशन इज ट्रीटेड अ बिजनेस एक्सपेंस। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है, इसलिए इसका जो पहला इफेक्ट है क्या है कि इसको डेबिट साइड में शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यूजुअली मैनेजर्स कमीशन इज स्टिल पेबल ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना। डेट ऑफ बैलेंस शीट को ही ये दी जाती है। ठीक है, सो इसको लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है एज अ करंट लाइबिलिटी। ठीक है, दूसरा इफेक्ट जो है वो करंट लाइबिलिटी शो किया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। ओके जी, तो ये था मैनेजर्स की कमीशन के बारे में, एडजस्टमेंट नंबर 13। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 14, एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेस या एक्सीडेंटल लॉसेस। कई बार क्या होता है, बिजनेस को लॉस होता है ना, और उसकी वजह होती है एक्सीडेंट या कोई नेचुरल कैलामिटीज और अदर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सच लॉसेस आर मेनली इनटू टू फॉर्म्स, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट और लॉस ऑफ या फिर लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट में जो लॉस आ रहा है ना, इज इनकर इट इज ट्रीटेड इन द फाइनल अकाउंट। तो उसको फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो किया जाएगा, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट इज शोन, डेबिट साइड में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पहला इफेक्ट है उसका। और दूसरा क्या होगा, इन केस ऑफ लॉस पर्टिकुलर एसेट अकाउंट इज रिड्यूस। जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट होगा या कोई भी मशीनरी प्लांट है ना, वो कम हो जाएगा, मतलब ये लॉस वहां पे माइनस हो जाएगी। तो एसेट साइड में हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, कंसर्न एसेट से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। ये तो दो इफेक्ट है। ठीक है, और लॉस ऑफ स्टॉक का क्या होगा, इफ देयर अकर्स अ लॉस ऑफ स्टॉक,
जैसे स्टॉक का लॉस हो रहा है, स्टॉक का, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट पे उसका डायरेक्टली इफेक्ट होगा। सो एंड हेंस द नेट प्रॉफिट थ्रू अ डिडक्शन, है ना, which would not have been there under normal circumstances. In order to ascertain the efficiency of trading operation, it is better to take into account the gross profit earned without loss. For this purpose, cost of goods destroy, है ना, जो कॉस्ट हमारी डिस्ट्रॉय हो गए हैं उसको क्रेडिट किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इनपुट जीएसटी जो भी होगा पेड ऑन परचेज ऑफ दी स्टॉक इज नीड टू बी रिवर्स, उसको रिवर्स किया जाएगा। तो ये जो एंट्रीज है लॉस ऑफ स्टॉक की जो मैं आपको बता रहा हूँ विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी, ये मैं आपको जर्नल वाले चैप्टर में भी करवा चुका हूँ ये चीज, है ना। एज अ इनपुट जीएसटी ऑन दीज गुड्स कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक इन फाइनल अकाउंट एज अंडर, देखिए लॉस ऑफ स्टॉक की अब ट्रीटमेंट यहाँ बता रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, लॉस ऑफ स्टॉक और द कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में शो करेंगे इसको ट्रेडिंग अकाउंट में स्टूडेंट्स, ठीक है। पहली तो इसकी ये इफेक्ट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे जर्नल एंट्री टू पास फॉर रिफ्लेक्टिंग एक्सीडेंटल लॉसेस या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, जैसे डेबिट हो जाएगा, है ना, जो भी हमारी भी टोटल एबनॉर्मल लॉस होगी टू ट्रेडिंग अकाउंट, और जो जीएसटी होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, इसके ऊपर जो जीएसटी होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसी एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। दूसरा यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन केस गुड्स डिस्ट्रॉय आर नॉट इंश्योर्ड, अगर जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और दूसरी बात ये है कि हमने उसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। और इनपुट जीएसटी जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर गुड्स जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और वो इंश्योर्ड है, उनकी इंश्योरेंस करवाई है, देन क्लेम एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉय। देखिए तो क्लेम हम रिसीव करेंगे कंपनी से, है ना, क्लेम रिसीव जो करेंगे और उस क्लेम को डिडक्ट करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय, जो भी गुड्स डिस्ट्रॉय होगी उसकी टोटल कॉस्ट में से उस क्लेम को माइनस कर दिया जाएगा। और सपोज करिए जैसे हमारी 5 लाख की जैसे गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ हमको 3 लाख का क्लेम मिला है, तो ये 3 लाख का क्लेम माइनस हो जाएगा और 2 लाख की ये जो लॉस बच गई रिमेनिंग लॉस विच वॉज अनरिकवर्ड, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री पास होगी इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सीडेंटल लॉसेज या लॉस बाय फायर अकाउंट, है ना, बीइंग एक्सीडेंटल लॉसेज रिकवरेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये एंट्री पास होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक तो बात यहाँ पे आपने देख ली होगी, जो लॉस ऑफ स्टॉक था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, है ना, the cost of goods is shown on the credit side of trading account, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास होगी। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी हम उसको ट्रांसफर जैसे यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे बता दिया, देखिए मैंने आपको हर एक बात बता दी कि कैसे इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी लॉस ऑफ स्टॉक की, है ना। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स तो मैं आपको वहां पे एक एक बात समझा दूंगा कि ये फिर से रिवाइज करवाऊंगा मैं आपको, है ना। पहले मैं खुद क्वेश्चन करूंगा उसके बाद आपको होमवर्क में करने को दूंगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड देन द वैल्यू ऑफ क्लेम प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज रिफ्लेक्टेड करंट एसेट, तो एज अ करंट एसेट हम उसको दिखा देंगे, ठीक है, जो भी क्लेम हमको मिला हुआ होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एबनॉर्मल लॉस के बारे में स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, है ना, तो ये ड्राइंग्स होती हैं सबको पता है। तो इट इज नोटिस दैट क्या एट टाइम्स प्रोपराइटर में विदड्रॉ कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज एज वी नो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ
सेपरेट बिजनेस एंटिटी, देखिए जो बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या कि जो ओनर की जो एंटिटी होती है वो बिजनेस से अलग होती है, तो ऑल द ड्राइंग्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, इसलिए ड्राइंग्स को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ट्रीटमेंट क्या होगा अगर वो कैश ड्राइंग्स कैश में होती है या गुड्स में होती है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस है ड्राइंग्स मेड इन कैश। तो अगर ड्राइंग्स मेड इन कैश आर डिडक्टेड फ्रॉम द रेलिवेंट अकाउंट, कैश या बैंक से, है ना, माइनस कर दिया जाएगा कैश को बैलेंस शीट में, है ना। सच ड्राइंग्स आर शोन आइदर एज अ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल अकाउंट और एडेड टू ड्राइंग्स अकाउंट एंड शोन ऑन दी लायबिलिटी साइड। तो देखिए लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने कैपिटल दिखाई होगी, ओके, कैपिटल आ जाएगी, फिर उसके बाद इसमें नेट प्रॉफिट जो होगा वो ऐड हो जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद जो ड्राइंग्स होंगी, है ना, उसका अमाउंट हम लिखेंगे, है ना। और ये जो ड्राइंग्स हमने किया है, अगर ऑलरेडी ड्राइंग्स की है, क्वेश्चन में गिवन है, उसको तो हम लिखेंगे, साथ में ये ड्राइंग्स मेड इन कैश में लिखा है उस ड्राइंग्स को भी इसमें ऐड करेंगे और टोटल ड्राइंग्स को यहाँ पे कैपिटल से माइनस कर देंगे और कैपिटल को बाहर दिखा देंगे, मतलब ये भी ड्राइंग्स है ना, तो टोटल ड्राइंग्स में इसका अमाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जनरल एंट्रीज क्या होंगी इससे रिलेटेड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स मेड इन कैश और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, हमने ड्राइंग्स को कैपिटल में से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। कैश ड्राइंग्स में ऑल्सो बी मेड टू पे द पर्सनल इनकम टैक्स, देखिए जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है प्रोपराइटर का वो भी ड्राइंग मानी जाती है, ठीक है। तो उस केस में जो एंट्री पास होती है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखिए ध्यान से देख लीजिए, कैश ड्राइंग्स may also be made to pay the personal income tax of the proprietor out of a firm, अगर फर्म के कैश से फर्म के बैंक बैलेंस से पैसा पे किया है हमने, प्रोपराइटर का इनकम टैक्स पे किया है, ये भी पर्सनल खर्चा है तो ये भी ड्राइंग मानी जाती है। तो रेलिवेंट अकाउंटिंग एंट्री फॉर दिस आर एज अंडर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग इनकम टैक्स ऑफ प्रोपराइटर पेड, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट, कि ये जो हमारा इनकम टैक्स अकाउंट था हमने इसको ड्राइंग्स में ट्रांसफर कर दिया, ओके, और उसके बाद हमने इसको कैपिटल में से एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ओके जी। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा केस आता है जब ड्राइंग्स को जो है वो कैश में नहीं किसी और टाइप में किया जाता है, मतलब हमने गुड्स को विड्रॉ किया है। समटाइम्स प्रोपराइटर क्या क्या करता है, मे विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए जो है वो गुड्स को निकालता है बिजनेस से, तो इट इज ड्राइंग ऑफ गुड्स। जो कॉस्ट होगी गुड्स की जो उसने विड्रॉ किया है एज अ ड्राइंग्स, उसको डिडक्ट किया जाएगा परचेजेस में से, है ना। जो डेबिट साइड में परचेज दिखाई देती है आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, वहां पे माइनस किया जाएगा रिलेटेड परचेजेस में से। और बैलेंस शीट में ड्राइंग्स आर आइदर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, है ना, ड्राइंग्स को जो है वो कैपिटल में से माइनस करेंगे, है ना, या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास ड्राइंग्स अकाउंट है तो उसमें ऐड करने के बाद टोटल ड्राइंग्स माइनस होगी लायबिलिटी साइड में, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और कोई भी जो जीएसटी होता है गुड्स के ऊपर वो रिवर्स हो जाता है, ये एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे दी भी गई है, देख लीजिए। तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, बीइंग ड्राइंग्स मेड ऑफ गुड्स इनपुट जीएसटी रिवर्स एंड क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये एंट्रीज होंगी और इसका इफेक्ट भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग एडजस्टेड अगेंस्ट जो है वो अगेंस्ट द कैपिटल, ठीक है। तो ये दूसरी एंट्री पास हो जाएगी। तो ये था ड्राइंग्स के बारे में स्टूडेंट्स, है ना, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स टेकन फॉर स्टाफ वेलफेयर। तो स्टाफ वेलफेयर के लिए, स्टाफ के लिए गुड्स को टेक ओवर किया गया है। तो समटाइम्स क्या होता है, गुड्स में बी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है उसके लिए गुड्स को विड्रॉ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अ फर्म इन डीलिंग इन द ब्लैंकेट्स और रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, या फिर वाटर प्योरीफाइज, है ना, ये विड्रॉ किए गए हैं, कैन विड्रॉ द गुड्स फ्रॉम बिजनेस एंड ऑफर द सेम टू द स्टाफ मेंबर्स
फॉर देयर वेलफेयर। सो व्हेन गुड्स आर टेकन फॉर स्टाफ वेलफेयर, तो गुड्स को अगर हमने टेक ओवर किया है स्टाफ वेलफेयर के लिए, तो स्टॉक तो हमारा कम हो गया, स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय द वैल्यू ऑफ सच गुड्स दैट हैव बीन विड्रॉन। तो दीज विड्रॉन गुड्स आर ट्रीटेड एज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो इसको क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस माना जाएगा इसको बिजनेस का, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स में जो इसका ट्रीटमेंट है वो यहाँ बताया गया है, गुड्स विड्रॉन और टेकन फॉर स्टाफ वेलफेयर, इसको डिडक्ट किया जाएगा परचेजेस में से, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से इसको माइनस किया जाएगा। दूसरा, गुड्स विड्रॉन और टेकन एज स्टाफ वेलफेयर आर आल्सो शोन एज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए पहली बात क्या है कि इसको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस करेंगे, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके दो इफेक्ट जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद फर्दर जीएसटी पेड ऑन परचेजेस ऑफ दीज गुड्स इनपुट जीएसटी जो है रिवर्स हो जाएगा, जो भी जीएसटी होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसकी एंट्री यहाँ पे बता दी गई है, जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रीटमेंट इज मेंशन, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस डेबिटेड टू परचेज अकाउंट टू इनपुट जीएसटी जो भी होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, ठीक है। गुड्स विड्रॉन फॉर स्टाफ वेलफेयर इनपुट जीएसटी रिवर्स एंड क्रेडिटेड। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। ये थी आपकी गुड्स टेकन फॉर स्टाफ वेलफेयर वाली एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ये हमारी नेक्स्ट 16th एडजस्टमेंट है ना।